नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। और अब तक हम देख चुके हैं कि महात्मा गांधी नेटाल में बस गए हैं। दादा अब्दुल्ला ने उन्हें जिस केस के संबंध में दक्षिण अफ्रीका बुलाया था, वह केस अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया है और अब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की विदाई होनी है। लेकिन वहां रह रहे भारतीय व्यापारियों ने उन्हें रोक लिया है, उनसे रुकने का, नेटाल में बस जाने का आग्रह किया है। कारण था सरकार के द्वारा लाया जाने वाला कानून, जिस कानून के तहत दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की नागरिकता समाप्त होनी थी। महात्मा गांधी पहले ही वहां रह रहे भारतीयों को एकजुट होने का संदेश दे चुके हैं। दादा अब्दुल्ला और उनके समतुल्य जितने लोग हैं, जिनको भारतीय अपना नेता मानते हैं, जिनका मार्गदर्शन मानते हैं, उनको महात्मा गांधी यह समझा चुके हैं कि वहां रह रहे भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत है। और केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि जो दूसरे अधिकार हैं, दूसरे मामले हैं व्यापार के अलावा भी, उनमें भी उन्हें साथ आना चाहिए। और कारण यही था कि अब वहां रह रहे भारतीयों ने मिल करके, खास करके जो व्यापारी वर्ग है, उन्होंने महात्मा गांधी को नेटाल में बस जाने का आग्रह किया है। इनके खर्च और बाकी चीज़ों की व्यवस्था भी सबने मिलकर कर ली है। दादा अब्दुल्ला के द्वारा जहां एक ओर उन्हें घर के फर्नीचर प्रदान किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी को यह वादा किया गया है कि वहां रह रहे व्यापारियों के जो भी केस होंगे वो महात्मा गांधी के पास लेकर के आएंगे, ताकि उस केस के एवज में महात्मा गांधी को कुछ पैसे मिल सके, जिससे वो दक्षिण अफ्रीका में सरवाइव कर पाए। महात्मा गांधी ने सामाजिक काम के लिए पैसा लेने से पहले ही मना कर दिया है, क्योंकि वहां रह रहे भारतीय व्यापारियों ने उन्हें यह आग्रह किया था कि जितनी उनकी फीस है या जितनी उनकी आवश्यकता है, उतना पैसा वहां के व्यापारियों द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। अब जैसा कि महात्मा गांधी ने वो पैसे लेने से मना कर दिए हैं और अपनी मेहनत से अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। महात्मा गांधी वहां बसने के बाद वहां के क्या हालात रहे, इन्हें किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा या किन हालातों का इन्होंने सामना किया, कौन कौन सी परिस्थितियां इनके सामने आई नेटाल में बस जाने के बाद, उसमें से एक प्रमुख मुद्दा था रंग भेद का। महात्मा गांधी इस संबंध में लिखते हैं कि न्यायालय का चिन्ह तराजू है, एक निष्पक्ष, अंधी परंतु चतुर बुढ़िया उसे थामे हुए है। विधाता ने उसे अंधी बनाया है, जिससे वह मुंह देखकर तिलक न करे, बल्कि जो व्यक्ति गुण में योग्य है उसी को टीका लगाए। इसके विपरीत नेटाल के न्यायालय से वहां की वकील सभा मुंह देखकर तिलक करवाने के लिए तैयार हो चुकी है, परंतु अदालत ने इस अवसर पर अपने चिन्ह की प्रतिष्ठा रख ली है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे वकालत की सनद लेनी थी, मुझे वकालत की सनद लेनी थी। मेरे पास बंबई हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र था, विलायत का प्रमाण पत्र बंबई हाई कोर्ट के कार्यालय में था। प्रवेश के प्रार्थना पर 7 सदाचारण के 2 प्रमाण पत्रों की आवश्यकता मानी जाती थी। मैंने सोचा कि ये प्रमाण पत्र गोरों के होंगे तो ठीक रहेगा, इसलिए अब्दुल्ला सेठ के द्वारा मेरे संपर्क में आए हुए 2 प्रसिद्ध गोरे व्यापारियों के प्रमाण पत्र मैंने प्राप्त कर लिए। प्रार्थना पत्र किसी वकील के द्वारा भेजा जाना चाहिए था और साधारण नियम यह था कि ऐसा प्रार्थना पत्र एक अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक के प्रस्तुत करे। मिस्टर एस्कम अटॉर्नी जनरल थे। हम यह तो जानते थे कि वे अब्दुल्ला सेठ के वकील थे,
मैं उनसे मिला और उन्होंने खुशी से मेरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार किया। महात्मा गांधी आगे लिखते हैं कि इतने में अचानक से वहां की वकील सभा के द्वारा मुझे नोटिस मिला। नोटिस में न्यायालय में मेरे प्रवेश का विरोध किया गया था। उसमें एक कारण यह दिया गया था कि वकालत के लिए दिए गए प्रमाण पत्र के साथ मैंने मूल प्रमाण पत्र नथी नहीं किया है। पर विरोध का मुख्य मुद्दा यह था कि अदालत में वकीलों की भर्ती करने के नियम बनाते समय यह संभव न माना गया हो कि कोई काला या पीला आदमी कभी प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र देगा। नेटाल गोरों के साहस से बना था, इसलिए उसमें गोरों की प्रधानता होनी चाहिए। यदि काले वकील प्रवेश पाने लगेंगे तो धीरे धीरे गोरों की प्रधानता जाती रहेगी और उनकी रक्षा की दीवार नष्ट हो जाएगी। इस विरोध के संपर्क के लिए वकील सभा ने एक प्रसिद्ध वकील नियुक्त किया। इस वकील का भी दादा अब्दुल्ला के साथ संबंध था। उन्होंने मुझे उनके मार्फत बुलाया, मेरे साथ शुद्ध भाव से चर्चा की, मेरा इतिहास पूछा, मैंने बताया। इस पर वे बोले, मुझे तो आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। मुझे डर है कि कहीं आप यहीं जन्मे हुए कोई धूर्त तो नहीं हैं। दूसरे, आपके पास असल प्रमाण पत्र नहीं है। इससे मेरे संदेह को बल मिला। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रमाण पत्रों का उपयोग करते हैं। आपने गोरों के जो प्रमाण पत्र पेश किए हैं उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वे आपको क्या जाने, आपके साथ उनकी पहचान ही कितनी है। मैं बीच में बोल पड़ा, लेकिन यहां तो मेरे लिए सभी नए हैं। अब्दुल्ला सेठ ने भी मुझे यही पहचाना है। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि वे आपके पिता वहां के दीवान थे, इसलिए आपके परिवार को तो पहचानते ही होंगे। आप उनका शपथ पत्र अगर पेश कर दे तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं रह जाएगी। मैं वकील सभा को लिख दूंगा कि मुझे आपका विरोध न हो सकेगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, पर मैंने उसे रोक लिया। मैंने सोचा, यदि अब्दुल्ला सेठ का ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तो उसकी अवमानना की जाती और गोरों का परिचय पत्र मांगा जाता। इसके सिवा मेरे जन्म के साथ वकालत की मेरी योग्यता का क्या संबंध हो सकता है? यदि मैं दुष्ट अथवा कंगाल माता पिता का लड़का हूं तो मेरी योग्यता की जांच करते समय मेरे विरुद्ध उसका उपयोग क्यों किया जाए? पर इन सब विचारों को अंकुश में रखकर मैंने जवाब दिया, यद्यपि मैं स्वीकार नहीं करता कि ये सब तथ्य मांगने का वकील सभा को अधिकार है, फिर भी आप जैसा चाहते हैं वैसा शपथ पत्र प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूं। अब्दुल्ला सेठ का शपथ पत्र तैयार किया गया और उसे वकील को दिया। उन्होंने संतोष प्रकट किया, पर वकील सभा को संतोष न हुआ। उसने मेरे प्रवेश के विरुद्ध अपना विरोध न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। न्यायालय ने बिना मिस्टर एस्कम का जवाब सुने ही वकील सभा का विरोध रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, प्रार्थी के असल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दलील में कोई सार नहीं है। यदि उसने झूठ शपथ ली होगी तो उसके लिए उस पर झूठी शपथ का फौजदारी मुकदमा चल सकेगा और उसका नाम वकीलों की सूची से निकाल दिया जाएगा। न्यायालय के नियमों में काले गोरे का भेद नहीं है। हमें मिस्टर गांधी को वकालत करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मिस्टर गांधी, आप शपथ ले सकते हैं। मैं उठा। रजिस्ट्रार के सम्मुख मैंने शपथ ली। शपथ लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने मुझे कहा, अब आपको पगड़ी उतार देनी चाहिए।
एक वकील के नाते वकीलों से संबंध रखने वाले न्यायालय के पोशाक विषयक नियम का पालन आपके लिए भी आवश्यक है। मैं अपनी मर्यादा समझ गया। डरबन के मजिस्ट्रेट की कचहरी में जिस पगड़ी को पहने रखने का मैंने आग्रह रखा था, उसे मैंने यहां उतार दिया। उतारने के विरुद्ध दलील तो दी थी, पर मुझे बड़ी लड़ाइयां लड़नी थी। पगड़ी पहने रहने का हट करने में मुझे लड़ने की अपनी कला समाप्त नहीं करनी थी। इससे तो शायद उसे बट्टा ही लगता। अब्दुल्ला सेठ और दूसरे मित्रों को मेरी यह नरमी अच्छी नहीं लगी। उनका ख्याल था कि मुझे वकील के नाते पगड़ी पहने रहने का अधिक आग्रह रखना चाहिए। मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। जैसा देश वैसा वेश, इस कहावत का रहस्य समझाया और कहा, हिंदुस्तान में गोरे अफसर या जज पगड़ी उतारने के लिए विवश करें तो उसका विरोध किया जाता है। नेटाल जैसे देश में यहाँ के न्यायालय के एक अधिकारी के नाते न्यायालय की रीति रिवाज का ऐसा विरोध करना मुझे शोभा नहीं देता। और ऐसी दूसरी दलीलों से मैंने मित्रों को शांत तो किया, पर मैं नहीं मानता कि एक वस्तु को भिन्न परिस्थिति में भिन्न रीति से देखने का औचित्य है। मैं इस अवसर पर उन्हें संतोषजनक रीति से समझा सका था, पर मेरे जीवन में आग्रह और अनाग्रह हमेशा साथ साथ चलते रहे। सत्याग्रह में यह अनिवार्य है, इसका अनुभव मैंने बाद में कई बार किया। इस समझौते की वृत्ति का कारण मुझे कितनी ही बार अपने प्राणों को संकट में डालना पड़ा और मित्रों का असंतोष सहना पड़ा, पर सत्य वर्ज्य के समान कठिन है और कमल के समान कोमल भी। वकील सभा के विरोध ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे लिए दूसरे विज्ञापन का काम किया। ज्यादातर अखबारों ने मेरे प्रवेश के विरोध की निंदा की और वकीलों पर ईर्ष्या का दोष लगाया, और इस विज्ञापन ने मेरा काम किसी हद तक काफी सरल कर दिया। तो महात्मा गांधी को अदालत में केस लड़ने की जो परमिशन लेनी थी, उस परमिशन को लेने से रोकने के लिए वहां की वकील सभा ने काफी हो हल्ला मचाया, केस भी किया। और यह इसका आधार था कि महात्मा गांधी का रंग, उनकी भारतीय होना उन्हें खटक रहा था। महात्मा गांधी ने अपनी पगड़ी भी उतार दी वहां के अदालत की रीति रिवाज की मर्यादा को रखने के लिए। उनका कहना था कि मैं यह पगड़ी इसलिए उतार रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ी लड़ाइयां लड़नी है। अपनी पगड़ी पहने रहने का आग्रह या जिद अगर मैं करता हूं तो शायद बड़ी लड़ाई ना लड़ पाऊं। यह एक बड़ी सीख है। तो कैसे महात्मा गांधी वहां पे अदालत में केस लड़ने का अधिकार प्राप्त करते हैं, आगे देखेंगे कि महात्मा गांधी के जीवन में और कौन सा मोड़ आता है। तब तक के लिए नमस्कार।